रितिका की शादी विवेक से बड़े ही धूमधाम से हुई थी। रितिका पढ़ी लिखी, सुंदर और हर बात में तेज थी। सबको उम्मीद थी कि ये बहू घर को नई रोशनी देगी। रितिका की सास लता देवी और ननद पूजा ने उसे बहुत ही प्यार से अपनाया। यहाँ तक कि लता देवी ने रितिका को साफ साफ ये भी बोल दिया कि बहू, आज से ये घर तुम्हारा है, इस घर के लोग तुम्हारे हैं, तुम्हें इस घर में कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। मैं और सास की तरह नहीं हूं। तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती हो। जो चाहे बनाओ, जो चाहे खाओ और जो चाहे पहनो। मतलब जरूरी नहीं कि तुम ससुराल में हो तो साड़ी ही पहनो, तुम सूट भी पहन सकती हो। बस घर की इज्जत संभाल के रखना। विवेक ने भी पहली रात ही रितिका से बोला, रितिका, तुम्हें किसी से दबकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा परिवार ऐसा नहीं है। तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती हो, लेकिन मेरे साथ साथ इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। आज के बाद माँ की दवाओं का, पूजा के कॉलेज की फीस, उसके कॉपी किताब की, उसकी जरूरतों का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए, उसके लिए तुम मेरे आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं है। तुम मेरे बैंक अकाउंट से सबकी जरूरत के लिए, घर के खर्चे के लिए और खुद की जरूरत के लिए पैसे निकाल सकते हो, वो भी मुझसे पूछे बिना। विवेक का ये कहना रितिका के लिए जैसे लॉटरी थी। सबकी बातें सुन रितिका इतना तो समझ गई थी कि ये परिवार बड़ा ही इमोशनल है। इन्हें तो बड़े ही आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। धीरे धीरे करके रितिका ने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब घर में एक सुई भी आती तो रितिका ही लेकर आती थी, जिसे देख लता जी बहुत खुश होती कि बहू के आते ही घर भर गया। इधर पूजा भी किचन का सारा काम खुद अकेले ही करती। वो रितिका को खाना भी बनाने नहीं देती। रितिका के लिए ससुराल ससुराल ना होकर आराम गृह बन गया था। लेकिन धीरे धीरे 2-3 महीने बाद ही रितिका ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। लता जी को हरी सब्जियां खानी थी, तेल मसाला मना था, क्योंकि वो बीपी और शुगर की मरीज थी। लेकिन जब से रितिका के हाथ में घर की बागडोर आई थी, आए दिन हरी सब्जियां घर से गायब रहती। मजबूरी में लता देवी को जो मिलता वो खा लेती। यही हाल दवाइयों का था। विवेक हर महीने माँ की दवाइयां लाकर इकट्ठे ही रख देता था, जो पूरे महीने आराम से चलती थी। लेकिन जब से ये जिम्मेदारी भी रितिका के ऊपर आई, रितिका कभी 1 हफ्ते की, कभी 10 दिन की ही दवा लेकर आती। इधर कुछ दिनों से लता देवी की दवाई एकदम ही खत्म हो गई थी। जहां वो एक दिन भी बिना दवा के नहीं रहती थी, वहीं आज पूरा 5 दिन हो गया था उन्हें दवाई खाए हुए, जिसके चलते लता देवी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। तो उन्होंने रितिका से कहा, बहू, कम से कम मेरी दवा तो ला दो। आए दिन मार्केट जाती रहती हो, फिर भी मेरी दवा भूल जाती हो। सास की बातें सुन रितिका बड़े ही प्यार से कहती, माँ जी, मैं क्या करूं, इतना काम रहता है ना कि काम के चक्कर में जरूरी चीजें भूल जाती हूँ। अब तो अंधेरा भी हो गया है। आज के लिए आप और देख लीजिए, कल मैं पक्का आपकी दवा ला दूंगी। अगले दिन भी जब लता जी ने रितिका को दवाई की याद दिलाई, तो रितिका ने कहा, माँ जी, अभी देख रही है ना कितनी तेज धूप है। अगर ऐसे में मैं बाहर गई तो बीमार नहीं पड़ जाऊंगी। फिर तो हो गई ना आपकी दवाई, शाम को देखती हूँ। बस ऐसे ही करते करते रितिका लता जी की दवाई को टालती चली गई। और इधर पूजा की भी परीक्षा सर पर थी। एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसे कुछ जरूरी किताबें चाहिए थी, जिसके लिए
उसने जाने कितनी बार रितिका से बोला भी कि भाभी मुझे पैसे दे दो, किताबें लेनी हैं, लेकिन रितिका उसे भी आजकल आजकल में ही टालती चली गई। इधर विवेक के अकाउंट से हर महीने 15 से 20 हजार रुपए निकल जाते थे। विवेक इतने पैसे हर महीने निकलता देख हैरान जरूर हुआ कि इससे पहले तो घर के खर्च 10 हजार में ही हो जाते थे, अब सीधा डबल। फिर भी उसने सोचा कि हो सकता है कि रितिका अपने मन से घर का कोई सामान खरीदती हो। विवेक को रितिका पर पूरा भरोसा था। इधर रितिका विवेक के अकाउंट से हर महीने 15 हजार रुपए मायके भेजती थी, कभी भाई के कॉलेज की फीस भरने के लिए, तो कभी मम्मी को महंगी साड़ी, तो कभी पापा को नए जूते। रितिका के मायके वालों को भी आदत हो गई थी उसके पैसे लेने की। रितिका की माँ तो यहाँ तक कहती थी कि जब बिटिया को इतना अच्छा घर मिला है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। जैसी माँ वैसी बेटी। रितिका ने अपने मन में ये धारणा बना ली थी कि ससुराल वाले तो काम चलाऊ लोग हैं, मायका ही मेरा असली परिवार है। एक दिन रितिका के भाई ने कहा, दीदी इतने पैसे वाली हो, जीजा जी ने तो अपना पूरा अकाउंट ही तुम्हें दे दिया है, तुम अपने मन से पैसे खर्च करती हो, कोई रोक टोक नहीं है, तो मेरे लिए एक बाइक दिला दो ना। रितिका ने भी तुरंत झट से हाँ बोलते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ले लो, मना किसने किया है, तुम्हारी बहन का राज है, बिंदास ले लो। बस फिर क्या था, अगले ही दिन बाइक भी आ गई और विवेक के पैसे से रितिका हर महीने 10 हजार बाइक का देने लगी। और इस बारे में विवेक या उसके घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। विवेक को लगता कि हर महीने के पैसे रितिका घर के खर्चे के लिए निकालती है, लेकिन जब दवा ना मिलने की वजह से और पूजा अपनी किताब के पैसे ना पाने की वजह से विवेक से पैसे के लिए बोला, तो विवेक को बड़ी हैरानी हुई। पूजा ने कहा, भैया मेरी फीस 5 महीने से जमा नहीं है। तो लता जी ने भी कहा, बेटा मैं तो आज 6 दिन से बिना दवाई के पड़ी हूँ, तुम्हें तो पता है ना कि बिना दवाई खाए मेरी हालत क्या हो जाती है। मेरी आंख नहीं खुल रही है, शुगर बढ़ता जा रहा है। बहू से कितनी बार बोला, लेकिन वो हर बार बहाने बनाकर टालती जा रही है। माँ बहन की बातें सुन विवेक को बड़ी हैरानी हुई। उसने तुरंत ही रितिका को अपने पास बुलाया और उससे बोला, रितिका माँ तुमसे दवा लाने के लिए कितने दिन से बोल रही है, तुम उसकी दवा क्यों नहीं लाई? और पूजा की किताब, तुम्हें पता है ना उसका एग्जाम पास में है, फिर भी उसकी किताब नहीं लाई। और तो और तुमने 5 महीने से उसके कॉलेज की फीस भी नहीं भरी। ये सब क्या हो रहा है रितिका? जो मेरे अकाउंट से हर महीने 20 हजार निकलते हैं, करते क्या हो उन पैसों का? घर के खर्चे में इतने पैसे तो नहीं लगते थे। फिर भी मैंने ये सोचा कि हो सकता है तुम अपने मन से कुछ लेती होगी, लेकिन यहाँ तो पता चला कि माँ की हरी सब्जियां भी बंद है। अब तो रितिका को मानो काटो तो खून नहीं, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जब रितिका ने कुछ भी नहीं बोला तो विवेक ने कहा, अपना मोबाइल मुझे दिखाओ। रितिका अपना मोबाइल छुपाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि विवेक उसका मोबाइल देखे, लेकिन विवेक ने लपकते हुए रितिका का फोन छीन लिया और फिर उसने मोबाइल में जो देखा उसे देख उसके होश उड़ गए। रितिका के फोन से हर महीने 15 हजार रुपए उसके मायके ट्रांसफर होते थे। ये देख विवेक बौखला गया। उसने तुरंत रितिका से पूछा, रितिका ये पैसे किस लिए तुम अपने मायके भेज रही थी, बताओगे इसके बारे में? विवेक की बातें सुन लता देवी और पूजा दोनों ही रितिका की ओर हैरानी से देखने लगी। इसके बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। रितिका को काटो तो खून नहीं, उसकी हालत खराब थी। विवेक ने रितिका के मायके वालों को फोन किया और उन्हें तुरंत घर आने के लिए बोला।
आधे घंटे में रितिका के पापा, भैया, उसकी माँ भी आ गई। सब इकट्ठे हॉल में बैठे थे। सबके चेहरे पर एक डर था। तभी विवेक एक कॉपी और कलम लेकर आया और रितिका के मोबाइल से अब तक जितने भी पैसे ट्रांसफर हुए थे सबका हिसाब करते हुए रितिका के घर वालों के सामने रखकर बोला, ये पैसे रितिका हर महीने आप लोगों को क्यों भेजती थी? इसके बारे में आप लोग मुझे कुछ बताएंगे? अब तो सबकी बोलती बंद। क्या बोले, किस मुंह से बोले कि रितिका हमारे लिए हर महीने के खर्च भेजती थी, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती थी, खुद का घर बर्बाद करके हमें देखती थी। और सबसे बड़ी बात, उसका भाई किस मुंह से बोले कि दीदी ने मुझे बाइक भी दिलवाई है जिसके हर महीने 10,000 किस्त भरती है। जब रितिका के मायके वाले भी कोई जवाब नहीं दिए तो विवेक ने कहा, मैं समझ गया, जब माँ बाप ही ऐसे हों तो बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैंने तो बड़े सपने देखे थे आपकी बेटी को लेकर। मैंने पत्नी पर भरोसा किया था, पर उसने मेरे घर वालों को ही नजरअंदाज कर सिर्फ अपने मायके को प्राथमिकता दी। मेरे मेहनत के खून पसीने की कमाई को मायके वालों पर उड़ाती रही। यहाँ मेरी माँ दवा के लिए तरस रही है, मेरी बहन अपने कॉलेज की फीस और कॉपी किताब के लिए तरस रही है, और ये सारा पैसा उठा उठा कर मायके भेज रही है। आप लोगों को भी शर्म नहीं आती बेटी के पैसों पर पलते हुए? इतना गए गुजरे मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को बेटी को समझाने की बजाय उससे पैसे ऐंठ रहे हैं। तो अब आप लोग भी ध्यान से सुनिए। आप लोग आज तक मेरे जितने भी पैसे उड़ाए हैं, लौटाने की तो आप लोगों की औकात है ही नहीं। इसलिए मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनो। आज से आप लोग अपनी बेटी के खर्चे खुद उठाएंगे। वो यहाँ बस रहेगी, लेकिन उसकी हर एक जरूरत, हर एक सामान आप लोग उसे देंगे। अब रितिका को यहाँ से 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला है। कहते हुए उसने अपने बैंक अकाउंट से रितिका का नाम हटा दिया और अपनी माँ से बोला, माँ, आज के बाद इस घर की बागडोर फिर से आपके हाथ में रहेगी। आप अपने बेटे के मेहनत की कमाई को समझती थी, लेकिन एक पत्नी अपने पति के खून पसीने की कमाई को समझ ना सकी, बस मायके वालों के चक्कर में। तो आज से इसका खर्चा इसके मायके वाले ही देखेंगे। या तो रितिका को अपनी जरूरतें खुद कमाकर पूरी करनी होगी। मैं उसे अब 1 रुपया भी नहीं देने वाला। पति की बात सुन रितिका भौचक्की रह गई। खैर, बेटी के ससुराल से बुरी तरह बेइज्जत होने के बाद रितिका का परिवार तो चला गया, लेकिन इधर ससुराल में अब सब रितिका से दूरी बनाने लगे। पूजा ने खाना बनाना बंद कर दिया। लता देवी ने रितिका से बात करनी बंद कर दी। रितिका के पास पैसे भी नहीं थे कि वो बाहर जाकर अपने लिए खरीदारी कर सके। ससुराल में तो कोई बात करने वाला नहीं था। मायके से भी फोन आना बंद हो गया था। बेटी के घर से इतनी बुरी तरह बेइज्जत होने के बाद किस मुंह से फोन कर बेटी का हाल चाल लेते। अब रितिका पूरी तरह से खुद को अकेली महसूस करने लगी। विवेक भी घर आने के बाद ज्यादा से ज्यादा माँ और बहन पर ही ध्यान देता। उसने भी रितिका को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जो रितिका के बर्दाश्त के बाहर था। अब ना उसका मायका अपना रहा और ना ही ससुराल, और ना ही उसका पति। पैसे उसके पास थे नहीं, ना ही किसी का फोन आता। अपने इस अकेलेपन से रितिका खुद से ही डरने लगी थी। आखिरकार एक दिन रोते हुए वो विवेक से बोली, विवेक, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं मायके के मोह में अंधी हो गई थी। इस घर ने मुझे सब कुछ दिया। इस घर के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तुमने सब रुपए पैसे आते ही मेरे हाथ में रख दिया।
मुझे लगा कि मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। तुम लोग में से कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन मैं गलत थी और अपनी इसी गलती के चलते आज मैं सबकी नजरों में बुरी बन गई हूँ। ना मेरा मायका अपना रहा, ना ससुराल अपना रहा। विवेक प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बस एक चांस दे दो। अब मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। रितिका को रोता देख, उसके आंसू देख लता जी पिघल गईं और विवेक से बोली, बेटा जाने दे, नादान है, एक मौका दे दे, शायद अब समझ जाए। विवेक ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो मैं इसे एक मौका दे देता हूँ, लेकिन पैसे बिल्कुल भी नहीं। सब बात करेंगे इससे, लेकिन अब ये घर के सारे काम करेगी, जो भी सामान चाहिए आपको बताएगी, आप मंगवाओगी। घर की बागडोर अभी भी आपके ही हाथ में रहेगी। विवेक ने रितिका को माफ तो किया, लेकिन घर की बागडोर उसके हाथ में नहीं दी। घर की सारी जिम्मेदारी फिर से लता जी ही संभालने लगी। मायके के मोह में पड़कर रितिका इतनी अंधी हो गई थी कि इतना अच्छा खासा ससुराल मिलने के बावजूद भी अपनी हरकतों की वजह से आज वो सबकी नजरों से गिर चुकी थी।